हेलो एंड वेलकम टू ई लर्नर्स। तो आज देखते हैं जुलाई सेकंड वीक 2018 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज यूपीएससी के लेवल के होंगे। एसएससी के लिए अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा नाम है महेश। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया एंड साउथ कोरिया रिलेशनशिप्स। तो आपको पता ही होगा, हाल ही में जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है मून जे इन, उनका इंडिया विजिट था और हमारे यहाँ नोएडा दिल्ली में सैमसंग का एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी बैठाया गया है। तो क्वेश्चन इंडिया एंड साउथ कोरिया रिलेशन के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया हैज ए $12 बिलियन ऑफ फिस्कल डेफिसिट विद साउथ कोरिया इन 2017-18। तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है साउथ कोरिया के साथ $12 बिलियन का है। तो ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर हमारे और इंडिया के साउथ कोरिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, सो द इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन इन प्लेस सिंस 2009 एंड इट इज वन टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक एफटीए डील ही है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और साउथ कोरिया अभी न्यूज में ये था कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है इस सेपा के अंडर इंडिया में इनलाइन हो सके। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा चाहता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर देखते हैं, साउथ कोरिया ऑल्सो हैव ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइनीज गवर्नमेंट। तो देखते हैं, अगर साउथ कोरिया का मैप अगर आप देखें तो लगता है कि हाँ, साउथ कोरिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये है साउथ कोरिया, आप देख सकते हैं मैप पे, और ये है चाइना। ठीक है, और चाइना और साउथ कोरिया के बीच में नॉर्थ कोरिया है, और ये जो आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है, इसको DMZ बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन में आ चुका है कि डीमिलिटराइज्ड जोन जो है किसके बीच में है, वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री देखें तो इनके बीच में हमेशा से वार चलता रहा है, और अभी भी इनके बीच में कोई ऐसे मतलब ऑफिशियली कोई वार का जो एंड है ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर बोले कि दोनों की तरफ से बस दोनों की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट ही है और कुछ नहीं, तो ऑफिशियली वार एंड नहीं हुआ। और नॉर्थ कोरिया को हमेशा चाइना सपोर्टेड है, रशिया सपोर्टेड है, लेकिन साउथ कोरिया जो है ये यूएसए सपोर्टेड है। ठीक है, तो इसलिए साउथ कोरिया और चाइना के बीच में कोई भी एफटीए नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन हो गया ये हो गया गलत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ये न्यूज में ये सारे जो चीजें है, प्रोडक्ट्स है, ये न्यूज में था, चाहे ये कोई संस्था हो या फिर कोई स्कीम हो या फिर कोई प्रोडक्ट्स हो, और ये किस जगह से रिलेटेड था उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो बैम्बू सीपर्स, इसके अलग से एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लास्टिक बायबैक स्कीम एंड बैम्बू सीपर्स का। तो ये जो बैम्बू सीपर्स है ये अंडमान एंड निकोबार में खोजा गया है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उनके नाम पे ये पेटेंट भी है कि बैम्बू सीपर्स को कैसे यूज करें वगैरह वगैरह। फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे इन्होंने फ्री में बैम्बू सीपर्स भी बांटे हुए थे। ठीक है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार से। फिर प्लास्टिक बायबैक स्कीम जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। ठीक है, प्लास्टिक बायबैक स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स, जो 200 ml 500 ml 1 लीटर, ये सारे बॉटल्स के अलग अलग पैसे है, किसी का 50 पैसा है, किसी का 1 रुपया है। ठीक है, और ये जो BBIN है, इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो आपको आसानी होगा। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो फुल फॉर्म से पता चलता है कि एक सब रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है। ठीक है, तो ये इंडो एशिया सब रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है, जो कि BBIN। देन सेपा, अभी हमने बात किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, तो यूपीएससी अक्सर देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते रहते हैं वो लोग, तो ये सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमिग्रेंट्स इशू इन जर्मनी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चांसलर अंजेला मार्केल हैड अडॉप्टेड ए लेनिएंट ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड। लेनिएंट ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड मतलब दयापूर्ण स्टैंड होता है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे विचार करके उन्होंने स्टैंड लिया है कि जो भी मतलब इमिग्रेंट्स जर्मनी में आए हैं, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, काफी तरीके से आते हैं, साउथ अफ्रीका से हो, फिर यूरोप के दूसरे जगह से, तो उनके ऊपर ज्यादा कुछ एक्शन वगैरह लेती नहीं है। तो ये उनके ऊपर काफी की मतलब इनका जो अपोजिशन पार्टी है ये काफी बार इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि ये ज्यादा मतलब इमिग्रेंट को अलाउ कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, ये सब। तो ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द पॉलिटिक्स ऑफ जर्मनी टुडे इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द allies who are not pro immigrants। तो अभी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जर्मनी के जो साथी वगैरह है वो सब प्रो इमिग्रेंट्स नहीं है। ठीक है, प्रो इमिग्रेंट मतलब इमिग्रेंट के मतलब इमिग्रेंट जो प्रोसेस है
फिर यूएनएचसीआर कन्वेंशन है, ये सारी चीजों को अच्छे से जो मानता हो वो प्रो इमिग्रेंट्स है। लेकिन जर्मनी का भी जो अलाइज वगैरह है ये सारे प्रो इमिग्रेंट्स नहीं है, ये भी 100% करेक्ट है। ठीक है, फिर जर्मनी इज प्रिपेयरिंग टू इजेक्ट मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड थ्रू इट्स ओपन बॉर्डर्स इन पास्ट 3 years। तो देखिए ऐसा कुछ मतलब प्रोविजन नहीं है कि जर्मनी अभी चाहता है कि ये सारे लोगों को बाहर करना है। हालांकि उनके वहाँ पे बात चल रही है कि इनके कैसे मतलब इनका एक अच्छे से सेटअप, फिर इनका काउंटिंग वगैरह ये सारी चीजें अच्छे से हो, ताकि इनका डेमोग्राफी जो है ये अच्छे से मतलब डिस्टिंग करके इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बनाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनको भी इजेक्ट करने का कोई मतलब बात ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। तो अब जर्मनी का मैप भी देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है। तो जर्मनी साइड के जो हमेशा मैप पे नजर दीजिए। मैप ज्यादा से ज्यादा इसलिए डालता हूँ क्योंकि यूपीएससी से 1-2 क्वेश्चन तो मैप से आते ही आते हैं। तो जर्मनी की साइड में है पोलैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। चेक रिपब्लिक, ये वाला चेक रिपब्लिक है। ठीक है, फिर ये है फ्रांस, फिर ये है नेदरलैंड, फिर ये है बेल्जियम। ठीक है, तो और ये ऊपर जो है ये डेनमार्क है। ठीक है, तो जर्मनी इन सारे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो स्विट्जरलैंड भी है यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी है। ठीक है, ये सारे बल्कन कंट्रीज थे, पहले ये सारे सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे, बाद में ये सारे डिवाइड हुए। ये जो यूक्रेन, बेलारूस, ये लाटविया, इस्टोनिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जर्मनी बीचों बीच में है। ठीक है, फिर देखते हैं 4th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो देखिए फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो इंडिया में चल रहा है, लैंड एक्विजिशन उसमें एक बड़ा रुकावट आ रहा है। ठीक है, तो ये बात 100% करेक्ट है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर से अपडेट रहते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि जो बुलेट ट्रेन के लिए जो लैंड वगैरह महाराष्ट्र वगैरह में हो, चाहे वो गुजरात में हो, ये लैंड एक्विजिशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 100% करेक्ट है। फिर द टोटल लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड टनल इज 21 किलोमीटर। तो ये भी सही है कि जो टोटल अंडरग्राउंड टनल का लेंथ है, जो टोटल प्रोजेक्ट का लेंथ है उसमें से जो अंडरग्राउंड टनल का लेंथ है वो 21 किलोमीटर है टोटल। तो ये भी 100% करेक्ट है बुलेट ट्रेन के बारे में। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बोथ सी ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेप्सिस। तो देखिए सेप्सिस क्या है, ये एक इन्फ्लेमेशन है एक्चुअली, अगर नॉर्मल बात में बताया जाए तो इसके बारे में देखते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के ऊपर बेस करके ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो an alarming rate of sepsis among the newborns is being seen in India due to improper and reckless antibiotic used by the nursing homes। तो जो मदर्स को या फिर बच्चों को जो रेकलेस एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो उसमें ज्यादा वो सावधानी नहीं बरतते। ठीक है, वो उनका डोज का जो लिमिट होता है, फिर कितना मात्रा में देना चाहिए, वो सारी चीजों को अच्छे से देखते नहीं है। सो ये इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से होता है ये सेप्सिस, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेप्सिस अकर्स व्हेन केमिकल रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स फाइट द इन्फेक्शन ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस। सो अगर ब्लड स्ट्रीम में कोई केमिकल रिलीज हो जाए और वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस दिखाना शुरू कर दे तो उसी कंडीशन को सेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सॉरी 1 और 2 आर करेक्ट। 6th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 11 जुलाई 1999। तो देखिए ये 1999 नहीं है, ये 1989 है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये सेलिब्रेटेड किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1999 में। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और अभी हाल ही में 11 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे इज मोर देन 8 बिलियन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए अभी कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि ये 8 बिलियन पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी सारे देश में जो मतलब काउंट होंगे उसके बाद में ये पता चलेगा। तो अभी का जो आंकड़ा है इसमें 7+ है लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये गलत हो गए। और फिर द UNFPA डिक्लेयर्ड 11 जुलाई एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो क्या UNFPA करता है ये जो डिक्लेरेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का? हाँ, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है। तो UNFPA के बारे में देखते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ये फॉर्म किया गया था 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड यूज्ड व्हिच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट रिसेंटली टू रेज द शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट को रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कौन सा 2 इंस्ट्रूमेंट अप्लाई है? एक तो है ये कैश मैनेजमेंट बिल CMBs और दूसरा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है,
तो ये जो दोनों है इनको अभी गवर्नमेंट ने बनाया। अभी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है उनको और डायरेक्ट बोरोइंग जो आरबीआई से है उसको घटा रखा है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको फ्रेमवर्क में। तो इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डायरेक्ट बोरोइंग को कम रख के इन दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो है गवर्नमेंट ज्यादातर ये जो G-Secs जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं इनको ही मतलब बिलो करके पैसे ले लेते हैं आरबीआई से। अभी इसको बंद करके इन दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। फिर देखते हैं व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट थेरेसा मे गवर्नमेंट इज फेसिंग इन ब्रिटेन ओवर द ब्रेक्सिट इश्यू। तो देखिए ब्रेक्सिट 2016 से तो आप सुनते ही आए होंगे। तो इसका जो इश्यू है अभी तक रिजल्व नहीं हुआ है। तो अभी जो हाल ही का कंडीशन है इस कंडीशन पे ये क्वेश्चन है कि ब्रेक्सिट में जो थेरेसा मे की गवर्नमेंट है उनको काफी सारा नुकसान होने वाला है, ये तो तय है, क्योंकि अभी उनके बीच में ही काफी सारे डिवाइड हो चुके हैं। उनके जो पहले जो और एक चीफ थे वो अभी रिजाइन कर चुके हैं, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स तो उनके गवर्नमेंट के अंदर ही चल रहे हैं। तो डीप डिवीजन विद इन आवर पार्टी ऑन द वे टू डू द ब्रेक्सिट, तो ये 100% करेक्ट है। पार्टी के अंदर ही डिवीजन हो गया, ब्रेक्सिट करे फिर तो करे तो कैसे करे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ काफी सारे नेगोशिएशंस भी इनको करने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें करके इनको ज्यादा फायदा पहुंचने नहीं वाला है। अभी ये लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये लोग ब्रिटेन वाले, तो इसलिए पार्टी के अंदर ही डिवीजन हो चुका है। और फिर प्रेशर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन नॉट टू डू ब्रेक्सिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रेशर नहीं है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अगर आप रहेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन बाउंड करके, और अगर नहीं तो नहीं, बट कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का साफ साफ वर्ड्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेशर फ्रॉम यूएसए वेरी डायरेक्ट टू कैरी आउट द ब्रेक्सिट क्विकली, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूएसए की तरफ से भी कोई दबाव नहीं है कि इनके ऊपर अभी कुछ दबाव नहीं है। ठीक है, तो अगर ब्रिटेन चाहे तो निकल सकता है, और अगर ना चाहे फिर अपने आप में रेफरेंडम करा के वो लॉ में अमेंडमेंट करके ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, कि डीप डिवीजन हो गए पार्टी के अंदर ही। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिटेन का जो टोटल जो यूनाइटेड किंगडम का जो नक्शा है, तो ये जो ब्रिटेन है ये क्या क्या बनता है, तो ये है इंग्लैंड, वेल्स। ठीक है, और अगर इनमें स्कॉटलैंड और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, इन दोनों का अगर मिला दें तो ये टोटल हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, याद रखिए आयरलैंड अलग है और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है। ठीक है, ये साउदर्न आयरलैंड नहीं है, ये आयरलैंड है बस। ठीक है, इसका है डबलिन, ठीक है, कैपिटल। तो और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, मैं आपको अच्छे से देख लीजिए, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसका है बेलफास्ट, फिर स्कॉटलैंड, और फिर ये जो नीचे है ये है वेल्स, और ये है इंग्लैंड। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनफेमस इसरो स्पाई केस 1994 दैट मेड हेडलाइंस इन 2018। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए कि ये हो क्या रहा था एक्चुअली। तो नामी नारायण नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, तो उनके ऊपर एक मतलब जो महिला थी, मेल्डिवन वुमेन, मालदीव्स के, वो वुमेन ने कुछ मतलब अपने, उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने एक ये जो नामी नारायण इसरो के साइंटिस्ट है, इनके नाम बोल दिए कि हाँ इनके साथ उनका कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर इनके ऊपर वो जासूसी कर रहे थे। ठीक है, तो इनका नाम उस टाइम पे सामने आ गया था। उसके बाद इनको जॉब से बाहर निकाला गया, फिर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। ठीक है, और अभी इतने दिन बाद 1994 से 2018 मतलब 2017 लास्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिक्लेयर किया है कि हाँ इनका इस केस में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, और इनको इनोसेंट पाया गया। अभी जो नामी नारायण ये जो साइंटिस्ट है, ये उन पुलिस के ऊपर उल्टा केस ठोक रही है कि मतलब इनका इतने साल का जो करियर खराब हुआ, फिर इनको हरास होना पड़ा है, ये सब के लिए अभी ये पुलिस के ऊपर केस वापस कर रहे हैं। तो ये है टोटल मामला। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी चांसेस है। ये मालदीवियन वुमेन अरेस्ट लेड टू लीड्स ऑन सस्पेक्टेड स्पाइस इनसाइड द इसरो। तो ये एक्चुअल था, मेल्डिव्स था। अगर क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा दे दे, मॉरिशियस या फिर कोई और यूएसए, सोवियत रशिया, तो आप मार्क कर लीजिए ये मेल्डिव्स है। फिर द साइंटिस्ट नाम ये भी है नामी नारायण, जो कि इसरो के साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ये भी था कि वाज प्रूवन इनोसेंट इन इन्वेस्टिगेशन लेटर 1, लेकिन काफी साल लग गया ये होते होते, तो ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट टूक अप द मैटर ऑफ कंपनसेशन फॉर द इनोसेंट साइंटिस्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको
कि ये जो केस, जो वैलिड केस है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अगर किसी के ऊपर चार्जेस लगाना चाहे हरासमेंट का या कुछ भी, तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अभी ध्यान दे रहा है। अभी ये केस का और भी वर्डिक्ट आना बाकी है। ठीक है, मतलब ये जो रिफाइंड केस है कि अब ये नामिनेटेड जो कर रहे हैं केस पुलिस के ऊपर, इसके अभी वर्डिक्ट आना बाकी है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। फिर देखते हैं व्हाट इज द प्लान ऑफ टेस्ला मोटर कंपनी एलन मस्क इन लाइट ऑफ द ट्रम्प ट्रेड वॉर। तो देखिए, एक बात मोटा मोटा याद रख लीजिए, अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेड वॉर का माहौल चल रहा है, इसमें फायदा किसी को भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सभी के सभी लॉस में ही जाएंगे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है ये तो इस सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो डेवलपिंग यूनिट्स है इनको बहुत ही दिक्कत आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हाल ही में टर्किश लीरा का जो कंडीशन है, अगर आप न्यूज रोज देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा, टर्किश लीरा का हालत इतना खराब है कि वो लोग अभी ईरान वगैरह या फिर कोई और, मतलब उनका जो प्रेसिडेंट अभी चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि आप आइए इन्वेस्ट करिए बोल के। ठीक है, तो ये सब ट्रेड वॉर का पैसिव इम्पैक्ट है। ठीक है, चाइना के ऊपर चल रहा है। ठीक है, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करने में लगा है। इंडिया का करेंसी भी आप देख सकते हैं 70 के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज होने वाला है ट्रेड वॉर में, ये सारी चीज रहता रहता है, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाते रहेंगे तो ये सारी चीज होंगे। फिर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर काफी सारे प्रेशर है कि आप चीजों को ऐसा करिए वैसे करिए, रूल्स रेगुलेशन जब भी कोई प्रेसिडेंट मॉड्यूलेट करता है तो ये सारी चीज में सबसे जो दिक्कत आता है किसमें आता है, एक्सपोर्ट में आता है। तो अभी जो टेस्ला मोटर कंपनी है, इनका अभी जो स्टैंड है ये क्या है देखते हैं। तो देखिए, टेस्ला कोई ना कोई रीजन की वजह से हमेशा न्यूज में रहता ही है। देखते हैं, इट इज क्लोजिंग डाउन ऑल बिजनेस डीलिंग्स विद चाइना। तो क्या ये ट्रेड वॉर जो ट्रम्प के धमकी से, क्या ये बिजनेस डीलिंग चाइना के साथ बंद कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं, इट इज प्लानिंग टू शट डाउन ऑल द अमेरिकन फैक्ट्रीज। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो अमेरिका ही में है। ठीक है, फिर इट इज पुटिंग अप ए न्यू मेगा प्लांट इन शंघाई। तो शंघाई चाइना में क्या एक बड़ा सेटअप करने वाला है? एग्जैक्टली यही करने वाला है। जबकि इसको एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली उस देश में ही कोई एक बड़ा सा प्लांट या फैक्ट्री लगा लेगा जिससे कि प्रोडक्शन वहीं पे हो। तो ये चाइना के लिए भी अच्छा है और टेस्ला के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो यही कर रहा है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली है क्या, इसका फंडा क्या है? तो देखिए, हर जो सिटीजन है उनको जो बेसिक चीजें चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है कि गेहूं ले ली 2 रुपये पे, या फिर अनाज ले लीजिए, भत्ता वगैरह, या फिर कोई और भी सब्सिडी स्कीम्स वगैरह। तो ये सब प्रोवाइड ना करके गवर्नमेंट अगर हर साल, ठीक है, एक व्यक्ति के अकाउंट में मान लीजिए कि 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपये डायरेक्ट डाल दीजिए कि आपका इनकम इतना है और ये लीजिए, इतना एक्स्ट्रा पैसा लीजिए और आप अपना लाइफस्टाइल जैसे जीना है, मतलब वो आप कर लीजिए आपका व्यवस्था। तो अगर ऐसा कुछ करे तो ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक, मतलब मोटा मोटे तौर पे यही होता है। ठीक है, तो काफी सारी कंट्री इसको मतलब अच्छे भी बोलते हैं, काफी ज्यादातर तो इसको बुरा ही बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर तो डिबेट है, हालांकि इंडिया में ये सब लागू नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये न्यूज चलता रहता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कंसेप्ट हर कंट्री कहता है कि हाँ हम लगा देंगे ऐसा वैसा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये फॉर्म ऑफ इनकम फॉर ऑल द आइडेंटिफाइड सिटीजन्स। तो ये एक फॉर्म ऑफ इनकम है कि जितना भी पैसा अगर आपको इनकम हो रहा है और उसके ऊपर भी कुछ दिया जाएगा, वो भी आपका इनकम ही होगा। ठीक है, तो ऑल आइडेंटिफाइड सिटीजन्स के लिए ये एक फॉर्म ऑफ इनकम है, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये मिनिमम स्टेट सपोर्ट फॉर एवरीवन। ओब्वियसली मैं यही बता रहा था कि अगर किसी को, जो जैसे कि हमारा वायबिलिटी गैप फंडिंग है, उसी तरह का है कि इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और इतना आपको चाहिए, तो ठीक है, हम आपको डायरेक्ट पैसा ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक मिनिमम स्टेट सपोर्ट है जो कि स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ये भी 100% करेक्ट है। सब्सिडी फॉर द पोर, सपोर्ट फॉर द रिच। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फिर यूनिवर्सल बेसिक कैसे हुआ? ऐसा नहीं है। सब्सिडी फॉर द पोर तो समझ में आता है, लेकिन सपोर्ट फॉर द रिच ऐसा कुछ नहीं है। और पोर को भी सब्सिडी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, एक पैसा आपके अकाउंट में दिया जाता है, सब्सिडी के रूप में नहीं है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट किया जाता है पैसा आपके रूप में। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ दिस ऑप्शंस। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या है
आपको पता होगा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से काफी बार क्या करते हैं, पैसे लेकर कुछ साइट्स के स्पीड्स को बढ़ा देते हैं, कुछ साइट्स पे ट्रैफिक लगा देते हैं ताकि वो साइट आराम आराम से खुले या धीरे धीरे से खुले। तो उससे क्या होगा, कि देखिए कस्टमर शिफ्ट बहुत जल्दी हो जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये बस एग्जांपल है, इसको सीरियसली ना लीजिए। मान लीजिए कि दो ऑनलाइन कंपनीज है, मान लीजिए एक है फ्लिपकार्ट, दो है दूसरा है अमेजन। तो अब अमेजन के पास ज्यादा कैपिटल है, अमेजन ने क्या किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दे दिया, मान लीजिए गूगल को दे दिया या फिर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दे दिया, देके बोल रहे हैं कि ठीक है आप मेरा स्पीड जो है, आपने जो टारगेटेड कस्टमर्स है उनके ऊपर मेरा जो स्पीड है वो बढ़ा दीजिए। तो क्या करें, आप जब गूगल पे आप जब अमेजन खोलेंगे तो बहुत ही आराम से अच्छे से खुल जाएगा, बहुत ही स्पीड दिखाएगा। और अगर आप उसी टाइम पे फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो फ्लिपकार्ट ज्यादा स्पीड नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, कुछ ट्रैफिक्स वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह सेट कर दिए फ्लिपकार्ट के इसमें, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने वाले, ओब्वियसली बिजनेस लॉस तो होगा ही। और ये क्या है, एक कंपटीशन जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं ना। तो ये तो मतलब रूल्स के बाहर ही है, क्योंकि ये प्रॉपर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बुरा है, वो तो बात अलग है, लेकिन कंपटीशन तो प्रॉपर होना चाहिए ना। इस तरह से हम जो मतलब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है, इनको अगर हम अडॉप्ट करें तो इसमें सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये एथिकल बायस्ड होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, तो नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी सर्वर हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट वगैरह हो, कोई भी सर्वर हो, वो इक्वल स्पीड पे खुलेगा, ठीक है। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने आप से कोई भी उसमें आर्टिफिशियली, मतलब उसमें कोई डॉक्टर्स नहीं करेगा, डॉक्टर मतलब आपको मतलब नाउन के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई चीजों को मतलब मॉड्यूलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑल द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs जो है टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू ऑल यूजर्स फॉर ऑल वेबसाइट्स। तो ये होता है नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। फिर देयर विल बी नो स्पीड लेंस मतलब किसी मतलब वेबसाइट को आप ज्यादा स्पीड दे दे तो वो फटाफट खुलेगा। एंड ट्रैफिक, जो कि मैंने आपको बताया अभी, तो ये सारी चीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी 100% करेक्ट है। नेट न्यूट्रलिटी यही होता है कि आप अच्छे से ऑल वेबसाइट को एक्सेस दीजिए और कोई भी स्पीड लेन ना बनाए, जो भी चीजें हैं उनको वैसे का ऐसा रहने दीजिए। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या यूज करना चाहता है, लेकिन उनको जो भी सुविधा यूज करना है वो सही स्पीड से मिले। फिर ऑल साइट्स विल पे द सेम अमाउंट टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए अगर नेट न्यूट्रलिटी रहेगा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको मतलब अगर आपका कंपनी है तो आपको पैसा देना जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो तो सेम स्पीड पे ही खुलेगा दूसरे के साथ, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑल साइट्स विल पे द सेम अमाउंट एंड मोर यूजर्स मींस मोर पेमेंट, तो ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। और इंटरनेट विल रिमेन ए डेमोक्रेटिक प्लेस विद द मनी बैक्स हैविंग नो एज ओवर द स्टार्टअप्स। तो यही बात होता है। देखिए अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके पास फंडिंग इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो ISPs को पैसा देकर अपना स्पीड बढ़ाए, और जो पहले से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके तो मतलब पॉकेट ठीक हो गए, तो उससे क्या होगा, उनको एक एज मिल जाएगा ISPs को पैसा देगा। तो ये सारी चीजों को ही खत्म कर देता है। प्रॉपर कंपटीशन मार्केट में लाने के लिए ये सारी चीज जरूरी होता है। तो इसको खत्म करके अच्छे से नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट लाके सभी को एक कंपटीशन का माहौल दे देता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है नॉट रिफ्लेक्टेड कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर देखते हैं which of these is true about the Indian economy. India is the world's 8th largest economy as per the 2018 data. तो क्या ये वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? तो ये गलत है। अभी 2017 में ये 6th लार्जेस्ट बन गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर देखते हैं द साइज ऑफ इट्स अप्रोक्सीमेटली 5.6 ट्रिलियन US डॉलर्स इन 2017। नहीं, ये 5.6 ट्रिलियन डॉलर का साइज नहीं है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी है एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर इंडियन इकोनॉमी साइज इज ग्रोइंग बाय 20% पर annum, तो ये भी रॉन्ग है। ये 20% पर रेट पे ग्रोथ नहीं हो रहा है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, हो जाएगा नॉन इज करेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं अडल्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, और इसके ऊपर UPSC में क्वेश्चन होना जो है ये बहुत ही आसान है। देखिए 2017 में
प्राइवेसी इशू काफी हद तक न्यूज में रहा, और अभी जो 2000 सीएससी प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन आया भी। तो ऐसे ही ये एडल्ट्री का इशू भी है, क्या पता 2019 में आ जाए। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जो भी सेक्शंस हो, जो भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो आईपीसी के हो चाहे वो सीआरपीसी के हो, अगर कोई चीज हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, तकरीबन 1 महीने तक, तो वो क्वेश्चन फ्रेम करने के चांसेस रखता है। तो देखते हैं व्हिच ऑफ दीज आर स्पेसिफिक प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द एंटी अडल्ट्री लॉ इन इंडिया। तो एंटी अडल्ट्री लॉ, अडल्ट्री का अगर आपको बेसिक मतलब पता है तो इसका मतलब क्या होता है, पति पत्नी और वो। तो ये जो मतलब है कि एक मैरिड कपल है और तीसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है, ये चाहे मैन हो वुमेन हो, ठीक है, अगर वुमेन हस्बैंड के साथ रिलेशन रख रही है या कोई दूसरा मैन है तो ये मैरिड वाइफ के साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो ये सारी चीजों में एडल्ट्री लॉज अप्लाई होते हैं। तो काफी सारे इस लॉज में ड्रॉबैक्स भी बताए गए कि वुमेन क्यों गिल्टी नहीं है, फिर सिर्फ मैन को क्यों गिल्टी बताया जा रहा है, काफी सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें तो कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस है जिसके तहत ये एडल्ट्री एंटी एडल्ट्री लॉ अप्लीकेबल है इंडियन पेनल कोड पे, या तो इसमें जो है सेक्शन 497 ये है, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो ये आपको मालूम ही होगा, सेक्शन 497 है, और ये जो 198 का क्लॉज 2 है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये भी है, ठीक है, ये इंडियन पेनल कोड का है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है 198 क्लॉज 2। तो ये दोनों ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए इसको। फिर देखते हैं 15th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज और आर नॉट रीजन फॉर द इंडियन रुपीज डिट्रिएशन इन रिसेंट मंथ्स। तो अभी जो घट रहा है इंडिया का, जो रुपीज 70 के ऊपर चला गया है, तो इसमें से कौन सा ये रीजन नहीं है। तो देखिए एडवर्स ग्लोबल ट्रेड करेंट्स, ये तो होता ही, मतलब वो हो ही रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेड वॉर चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें एक्सटेंसिवली जो चल रहा है चाइना और मतलब यूएसए के बीच में, लेकिन काफी सारे जो है इसमें कूदे हुए, इंडिया भी इसमें है, कहीं ना कहीं हिस्सा है ही इंडिया का भी। तो ये इसके लिए तो रुपया वीक हो रहा है, ये करेक्ट है। फिर स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इंडियन करेंट अकाउंट, तो ये भी है, स्ट्रक्चरल वीकनेस कुछ है, वो हमें रिफॉर्म करके लाना है इसको। फिर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो ये भी है, जो क्रूड ऑयल जो हम मंगाते हैं उसका प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। हालांकि जो इंडिया गवर्नमेंट है उनको काफी एज मिला, ये जो क्रूड ऑयल के गिरने से वो तकरीबन 2-3 साल तक लाखों करोड़ों रुपया बचाते रहे, इस मतलब क्रूड ऑयल जो प्राइस कम था इसलिए, और अभी ये बढ़ रहा है, तो अभी ये बैरल प्रति $70-75 पे मतलब जा चुका है, तो ये भी एक रीजन है। फिर जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, वो इंटरेस्ट रेट बनाने से, वो भी एक रीजन है, ठीक है। काफी सारे रीजन होते हैं रुपये का डेट्रिएशन होने के लिए, या फिर डॉलर और रुपये का कंपैरिजन में डॉलर का स्ट्रांग होने के लिए, ठीक है। ये जो 4th रीजन है, नीरव मोदी स्कैम, लॉस ऑफ 13,000 फॉरेक्स रिजर्व, ये सारा नहीं है, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात मिलियन बिलियन पे हो रहा है तो ये 30,000 करोड़ ज्यादा फर्क नहीं डालता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये पूछा है नॉट ए रीजन, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिजिटल ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द मार्केट वैल्यूएशन। उनका जो मार्केट शेयर है, मार्केट वैल्यूएशन है, उनके ऊपर उनको असेंडिंग ऑर्डर पे सजाना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो कंपनी है, ठीक है, ये है एप्पल, ठीक है, मार्केट शेयर पे सबसे बड़ा जो कंपनी है ये है एप्पल। फिर है अमेज़न, ठीक है, एप्पल के बाद आता है अमेज़न। अमेज़न के बाद आता है, देखिए ये जो अमेज़न के बाद जो पहले था ये था माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अभी अल्फाबेट जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है, वो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के ये निकल गया आगे, ठीक है। तो अमेज़न के बाद जो है ये है अल्फाबेट, जो कि गूगल के पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो 4 और 2, देन इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, 5, एंड देन है फेसबुक, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस 4 और 2, 5, 3, 4 और 2, 5, 3, ये सी ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट को जो है, ये अल्फाबेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ओवरटेक कर रहा था, ठीक है। इसको कैपिटल शेयर पे ये अल्फाबेट जो है ये आगे जा चुका है माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोइंग ऑफ सेरेल्स सच एज मेज, सोरगम, मिलेट, ठीक है। ये मेज, सोरगम, मिलेट क्या होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये वगैरह होता है। कैन सेव वाटर, तो क्या ये सब लगाने से वाटर सेव किया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेज जो कि राइस ये सारे होते हैं, ये वाटर गजलर होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर लेते हैं, तो ये वाटर सेव नहीं कर सकता।
स्पेसिफिकली मेज, तो इसका जो आंसर है ये गलत है। फिर राइस इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट cereals व्हेन इट कम्स इन द प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट है राइस जो है। हालांकि इंडिया में चावल बहुत ही एक्सटेंसिवली उगाया जाता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का स्टैंड यही है कि आप चावल को छोड़कर दूसरी चीजें उगाइए जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है, और जो चावल या फिर कोई भी वाटर गजलिंग क्रॉप है उनको आप ईस्टर्न बेल्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पंजाब वगैरह वहाँ पे ज्यादातर चावल उगाया जाता है, और वहां से आप शिफ्ट करके इसको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इस साइड पे अगर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे मानसून अच्छा रहता है और ये सारे चीज अच्छे से होगा। तो ये जो है नीति आयोग का एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट निकला था, उसमें ये सारी चीज था, ठीक है। तो यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आपको हर तरफ से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो राइस जो है ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट है, ये 100% करेक्ट है। इंडिया was the world's top rice exporter in 2017, तो ये था, ये टॉप में ये एक टॉप एक्सपोर्टर है, बहुत से राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है, ये सारे बहुत राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो बी एंड सी आर करेक्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सुसाइड इज द सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज टू डेथ अमंग टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स, तो सुसाइड जो है सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज है, ठीक है। तो जो टीनेजर और यूथ अडल्ट्स का जो सुसाइड रेट्स है ये बहुत ही मतलब अग्रेसिवली, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है अगर आप मार्क करें तो जिससे कि बहुत ही मतलब सोसाइटी का हार्मोनी जो बिगड़ रहा है, ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा टेंशन में कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है, टीनेजर या फिर यूथ क्यों सुसाइड कर रहे हैं। काफी सारे एक्सटर्नल चीजें तो होता ही है, जैसे कि ब्लू व्हेल गेम था ये वगैरह, उसका नहीं है, लेकिन जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, उससे क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, गरीबी तो इंडिया का प्रॉब्लम है ही। तो ये सारी चीज जो है, इससे रिपोर्ट में ये है कि सुसाइड जो है सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज है डेथ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मरते हैं सुसाइड से, तो ये जो है एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 18 का जो पहला स्टेटमेंट है ये है राइट। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स हैव सिग्निफिकेंटली हायर सुसाइड रेट देन द जनरल पॉपुलेशन, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है कि मेंटल प्रेशर से मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर जो है बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने पर्सनली फील भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के जो सुसाइड रेट्स है ये बहुत ही हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। 19th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेटिंग ऑफ नॉइज स्टैंडर्ड्स फॉर एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए अभी जो मिनिस्ट्री से जो रिपोर्ट निकला है तो कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। सिविल एयरपोर्ट्स जो है इनके लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं कि एयरपोर्ट के जो नॉइज स्टैंडर्ड्स है उनको कैसे मेंटेन करें। ये सिविल एयरपोर्ट विथ मोर देन 50,000 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स मतलब लैंडिंग और जो टेक ऑफ मिला के अगर 50,000 से ज्यादा उड़ान भरता है तो उनके लिए ये नॉर्म सारे बाइंडिंग होंगे। तो उनके लिए क्या है, शुड नॉट एक्सीड नॉइज लेवल बियॉन्ड 75 डेसिबल, ठीक है, विद इन नाइट टाइम्स। तो नाइट टाइम्स में 75 डेसिबल से ज्यादा आप शोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। 75 डेसिबल का जो लिमिट है ये डे टाइम में है, ठीक है। डे टाइम में आप 75 डेसिबल, डे टाइम का मतलब क्या होता है, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक है। तो उसमें आप 75 डेसिबल नॉइज लिमिट रखेंगे। और जो नाइट है मतलब 10 बजे से रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, उस पर आप 65 डेसिबल आपको रखना होगा। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, 75 डेसिबल नाइट टाइम में लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं, प्रोपोज्ड मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो होता है एयरपोर्ट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट्स, ये बात सही है। प्रोपोज्ड एयरपोर्ट्स जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है ये सारे मतलब नॉर्म्स से, ठीक है। अभी नोएडा में बन रहा है, फिर जगदलपुर में बन रहा है। फिर देखते हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिमिट्स। तो क्या डिफेंस एयरक्राफ्ट को भी इससे बात रखा गया है? तो हाँ, ये भी सही है, ठीक है। ये बस सिविल के लिए है, डिफेंस के लिए नहीं है, क्योंकि डिफेंस का जो अगर आप डिफेंस एयरपोर्ट्स के पास या फिर हॉल एयरपोर्ट्स के पास, तो आपको पता होगा डिफेंस का जो जेट प्लेन्स वगैरह है या फिर कोई कार्गो वगैरह हो, वो बहुत ही हाई लेवल का साउंड करता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो जो इसको इस लिस्ट से बाहर निकाला हुआ है। तो ये जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक। तो 2 और 3 हो गए करेक्ट। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
तो 438 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये लिखा है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट में केरला पे है। देखिए केरला का कुछ हिस्सा है, लेकिन अगर ये बताते हैं कि एक्सटेंसिवली केरला में है तो ये गलत है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है और केरला का भी कुछ हिस्सा इसमें है लेकिन पूरा नहीं है। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इसका 438 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय MOEFCC। तो ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके जो मिनिस्टर है कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली पे। क्या मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के 438 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड में इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, तो ये 100% करेक्ट है। ऐसा का ऐसा न्यूज डायरेक्ट था, और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पहले बोल चुका हूं, तो ये हो गया गलत। और फिर इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी माउंटेन्स, ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी माउंटेन्स एंड दैट इन नीलगिरी माउंटेन्स इज इन तमिलनाडु। सो नीलगिरी माउंटेन्स को ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है कि ब्लू माउंटेन्स और नीलगिरी माउंटेन्स के भीतर कुछ मतलब सामंजस्य है कि नहीं, तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स को हम बोल देते हैं शायदरी, ठीक है। तो इसका जो 1 और 3 हो गया, ये हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 21st क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में फिश फॉर्मालिन केस बहुत ही मतलब न्यूज में था, ठीक है। तो फॉर्मालिन एक केमिकल होता है, तो ये फॉर्मालिन मिला के फिश में दे देते हैं ताकि ये जब मतलब ज्यादा से ज्यादा दिन फ्रेश रह सके। तो बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स, कैंसर वगैरह होता है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया है। पहले जो बैन हुआ था केरला में बैन किया गया, फिर गोवा में बहुत दिन तक बैन किया गया, पहले एक बार बैन किया गया, फिर उसको 15 दिन का फिर एक्सटेंशन मिला, उस बैन को जारी रखे उन लोग। स्पेशली जो मछली आता था आंध्र प्रदेश से या फिर तमिलनाडु से, वो सारी चीजों को ये लोग बैन कर दिए, क्योंकि वो जो फॉर्मालिन टेस्ट में फिश पकड़े गए, ठीक है। तो फॉर्मालिन कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फिश, इसलिए फॉर्मालिन यूज करते थे कि शेल्फ लाइफ बढ़ा सके, फिश को ताजा रह सके ज्यादा दिन, ठीक है। तो ज्यादातर हम फॉर्मालिन बेसिकली पहले जो यूज किया जाता था किस लिए, मुर्दा चीजों को मतलब जो मॉर्चरी में रखने के लिए, तो ये सही है, फॉर्मालिन शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। फिर फॉर्मालिन इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, तो इसलिए डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम है। इसका डिटेक्शन के लिए एक स्पेशल किट आता है, उसी से अगर आप डिटेक्ट करें तो ही फॉर्मालिन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मालिन मिला हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी चाहिए। और फॉर्मालिन इज कार्सिनोजेनिक, तो फॉर्मालिन कार्सिनोजेनिक है, क्या ये कैंसर क्रिएट करता है, ऑब्वियसली ये करता है, इसलिए ये बैन है। तो ये जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किस न्यूज के कोलैप्स मैंने एक जगह कर दिए, तो देख लीजिए, साइलेंट किलर फॉर्मालिन, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ 35 to 40% वाटर इन फॉर्माल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मालिन, ठीक है। फॉर्मालिन को अगर वाटर में मिला दे तो ये फॉर्माल्डिहाइड को मिला दे तो ये फॉर्मालिन कहता है, ठीक है। तो ये न्यूज कोड को आप अच्छे से बाद में पढ़ लीजिए। ये देखिए किट है, इस किट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं फॉर्मालिन को, ठीक है। फिर देखते हैं, तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। तो ये बाल शास्त्री जाम्बेडकर जो है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन है। बाल शास्त्री जाम्बेडकर ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे और इनके बारे में हम देखेंगे। सो व्हिच इज ट्रू अबाउट बाल शास्त्री जाम्बेडकर सम्मान योजना, तो ये एक पेंशन स्कीम है फॉर द सीनियर जर्नलिस्ट, तो ये करेक्ट है, पेंशन स्कीम ही है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि ये खुद भी एक जर्नलिस्ट थे, बालकृष्ण जाम्बेडकर। बालकृष्ण जाम्बेडकर सम्मान योजना वाज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो क्या है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ था, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मध्य प्रदेश नहीं है। अगर आप इस साइड से तो आपको पता ही होगा, जाम्बेडकर जो टाइटल है ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। और इनके जो पोशाक है आप इनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो बालशास्त्री जाम्बेडकर जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और ये जो अभी बालशास्त्री जाम्बेडकर सम्मान योजना जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ये पेंशन स्कीम है सीनियर जर्नलिस्ट के लिए। तो ये हो गया गलत, तो इसका जो आंसर तो हो गया आंसर ऑन। कुछ और चीजें बालशास्त्री जाम्बेडकर के बारे में आप याद रखिए। बालशास्त्री जाम्बेडकर स्टार्टेड फर्स्ट एवर मराठी न्यूज़पेपर, महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी न्यूज़पेपर पहले बालशास्त्री जाम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। फिर बालशास्त्री जाम्बेडकर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ऑब्वियसली इट वुड बी। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड हैज गिवन लीगल एंटिटी स्टेटस टू एनिमल्स एंड गिविंग देम द सेम राइट एज ह्यूमन बीइंग्स, तो ये करेक्ट है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये सारी चीजों को डिक्लेयर किया कि जो भी एनिमल्स है स्टेट्स में उनको
सेम दर्जा दिया जाएगा। किनके तहत? जो ह्यूमन को जितना दर्जा दिया जाता है उसी सारे अधिकार एक एनिमल को भी दिया जाएगा। एक्वाटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो एक्वाटिक एनिमल्स और बर्ड्स के इसका पार्ट नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसका पार्ट है ये दोनों भी। एक्वाटिक एनिमल और बर्ड्स को भी ये उतना ही अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो लीगल एंटिटी स्टेटस है ये पहले दुनिया में काफी जगह पे पहले दिया गया है, और इंडिया का जो पहला लीगल एंटिटी स्टेटस है ये दिया गया था गंगा रिवर को, ठीक है। और वार्ड का जो है ये है वांग हनोई रिवर को दिया गया था जो कि न्यूजीलैंड में है। तो अभी ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों है? बस इसलिए नहीं कि हाईकोर्ट ने लीगल एंटिटी स्टेटस दे दिया एनिमल्स को, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। तो अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे और अगर आप राज्यसभा टीवी देखते होंगे, हालांकि हर सिविल एस्पिरेंट्स को राज्यसभा टीवी देखना पड़ता है क्योंकि काफी सारे अनाउंसमेंट वहीं पे होता है। तो अभी जो विशेष राज्यसभा टीवी के जो विशेष न्यूज में एक दिया था मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें उत्तराखंड के जो गुलदार टाइगर्स है, ठीक है, टाइगर्स गुलदार है, उनके जो अटैक्स वगैरह है उसके बारे में बताते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी वो अटैक करते हैं तो ऑब्वियसली लोग अपने सेफ्टी के लिए उनको मारेंगे, और ये सारी चीजों को मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही प्रॉब्लम आता है, काफी सारे लोगों को मार चुका है। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं ये सारे न्यूज बनते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये स्टेटस दिया तो क्यों दिया, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं गुलदार टाइगर जो है ये कहाँ के इंडिजिनस है, तो क्वेश्चन कई तरह से फ्रेम हो सकता है। तो इसका जो आंसर है ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज बीन इंक्लूडेड इनटू सेंटर्स रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इनके तहत कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को डिक्लेयर किया गया है और उनको सेंटर्स रिकवरी प्रोग्राम के अंडर पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन है उसमें से? तो देखिए, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन एब्सोल्युटली ये है, फिर क्लाउडेड लियोपार्ड ये भी है, फिर अरेबियन सी हम्बैक व्हेल ये भी है, एंड रेड पांडा ये भी है। तो आप चारों के चारों फोटो देख सकते हैं, ये है टेरापिन, ये बेसिकली कछुआ ही होता है, तो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इसको बोलते हैं। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इज ए बर्ड और समथिंग लाइक एनी अदर एनिमल, तो ये बेसिकली एक टॉर्टोइज है, ठीक है। फिर क्लाउडेड लियोपार्ड, फिर ये जो हम्बैक व्हेल होता है, और ये हुए रेड पांडा, ठीक है। रेड पांडा अलग होता है, और ये चारों के चारों ही है इसमें, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी का जो लिस्ट है क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन के लिए, इसमें चारों के चारों है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवेज विल नाउ एक्सेप्ट व्हिच डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन डिजिलॉकर एज वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। तो देखिए, डिजिलॉकर तो आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट का जो डिजिलॉकर बना हुआ है, जो कि आप अपने डाटा वगैरह स्कैन करके उनको रख सकते हो उसमें, और समय आने पर उनको दिखा के आप अपना काम कर सकते हैं। तो अभी इंडियन रेलवे का जो अनाउंसमेंट है, कौन सा दो चीज है जिसको इंडियन रेलवे अगर आप डिजिलॉकर पे रखें तो वो उसको वैलिड मानेगा? तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। उसमें से इंडियन रेलवे जो है आधार कार्ड को मानेगा और ड्राइविंग लाइसेंस को मानेगा, ठीक है। पैन कार्ड और पासपोर्ट अभी तक उस प्रोविजन में नहीं आए, तो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आर द गाइडलाइंस फॉर गेटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो देखिए, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इसके ऊपर क्वेश्चन बनना ही है, आप मतलब तय मान लीजिए, या फिर ऐसे में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में रहा। आंध्र प्रदेश हो, ठीक है, चाहे पंजाब हो, पंजाब कह रहा है कि हमारे ड्रग्स का प्रॉब्लम है, आप हमको स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। आंध्र प्रदेश अपना खुद का रीजन इंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 11 स्टेट्स इंडिया में है आई थिंक, जो कि स्पेशल स्टेटस होल्डिंग है। तो वो जम्मू कश्मीर से लेकर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के है। तो देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है कि आप स्पेशल स्टेटस कोई भी स्टेट को दे देंगे। मस्ट बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड विद पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इट शुड बी, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर द स्टेट मस्ट बी लोकेटेड इन हिली एंड चैलेंजिंग टेरेन, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करना चाहिए। फिर दे शुड हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी लो होना चाहिए और उसमें से भी 50% से ज्यादा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। फिर शुड बी स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, जो कि मैंने बताया पहले कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करना चाहिए। तो ये सारे हैं, तकरीबन 6-7 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा।
till 2018 there are 11 special category status holder in India। तो ये क्या है, पहले इनको दिया गया था जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, फिर दिया गया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो देखेंगे आप ज्यादातर जो स्टेट्स है ये नॉर्थ ईस्ट के ही है, ठीक है, साउथ इंडिया का कोई भी नहीं है। और आंध्र प्रदेश अभी जो मांग कर रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया, बहुत सारे रीजन देके कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी बुरा नहीं है, फिर जो प्रोडक्शन है, फिर जो सेटअप्स है काफी अच्छे है, लोगों का लाइफस्टाइल भी तकरीबन ठीक ही है, खेतीबाड़ी भी ठीक ठाक होता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जमीन जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को इंसाइट करते हुए नहीं दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो वो अपने तरफ से जो आर्गुमेंट्स है, उनको जो एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, जो उनके कोटा में रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें भी उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने जगह सही है, तो वो तो गवर्नमेंट का है, वो अपने आप रिजल्व हो ही जाएगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम याद रख लेंगे। तो ये है, देखिए ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको याद रखिए। तो ये मैप है, इसके साथ ये सारे के सारे चीजें ऐड अप है। तो इसमें क्राइटेरिया देख सकते हैं, हिली टेरेन, लो डेंसिटी, लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सारी चीजें होना चाहिए। तो इसमें फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, तो पहला जो फायदा है कि कोई भी प्रोवाइडेड जो सेंट्रल स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंस है, उसका 30% सिर्फ इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को ही जाएगा, और उसमें से भी उस 30% का जो 90% हिस्सा है वो ग्रांट के तहत जाएगा, मतलब उसका कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रांट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 70-30 हो, 90-10 हो, ये सारे काफी सारे नॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन ने किया जो सेंट्रल प्लानिंग असिस्टेंस जो है उसको 32% से बढ़ाकर उसको फिर 42% कर दिया, ठीक है, ये भी एक हुआ है। फिर स्पेशल स्टेटस में और एक जो है फायदा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहते हैं उनमें जो शेयर होता है, सेंटर का शेयर 90% होगा, उसमें से ग्रांट होगा, और फिर स्टेट्स का जो है 10% शेयर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों से स्टेट्स को काफी फायदा मिलता है क्योंकि ग्रांट के तौर पे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन BS4 एंड न्यू BS6 एंड व्हिच इज आर करेक्ट। तो जो भारत स्टैंडर्ड 4 और भारत स्टैंडर्ड 6 है, हमारा भारत स्टैंडर्ड 5 नहीं है, डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं 4 to 6 में। तो इसमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है? द मेजर डिफरेंस इज स्टैंडर्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग BS4 एंड द न्यू BS6 auto fuel norms is the presence of sulfur. Obviously, in the fuel of BS4 you will get sulfur at maximum presence, but in BS6 the sulfur limit is quite low. तो ये जो चीजें है ये करेक्ट है। फिर the newly introduced fuel is estimated to reduce the amount of sulfur released by 80% from 50% per million of 10 ppm. तो ये भी करेक्ट है। और फिर एज पर द एनालिस्ट द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन मोनोक्साइड हो, फ्रॉम द डीजल कार इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 70% एंड 25% कार्स विद मोर पेट्रोल इंजन्स। तो ज्यादातर डीजल कार को ये फायदा होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड छाड़ते हैं वो 70% घट जाएगा और कार में भी काफी गिरावट आएगा एमिशंस में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नाम्स जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो 27 का जो आंसर हो गया वो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। फिर देखते हैं 28th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्कर सोलर प्रोब। इसरो's Parker solar probe will fly into the outermost part of the sun known as corona। तो सन का एटमॉस्फेयर का कोरोना जो है, मतलब उसका जो बाहर का पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर ये फ्लाई करेगा, ठीक है। और ये पार्कर सोलर प्रोब है इसका नाम। ये एक सैटेलाइट है, आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है, ये भेजा गया है। तो क्या है, इसरो का है, ये मैटर करता है, ये इसरो का नहीं है, ना ये जापान का है, ना यूरोपियन एजेंसी का है, ये नासा का है, ठीक है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी जो होता है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, उसका है ये, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हो गया गलत। पार्कर सोलर प्रोब विल यूज मर्क्यूरीज ग्रेविटी ड्यूरिंग द ग्रेजुअली ब्रिंग इट्स ऑर्बिट्स क्लोजर टू द सन। तो जब ये घूमेगा उस सन के पास में जाके, तो ये मर्क्यूरी जो सन के बाद ही आता है, मर्क्यूरी फर्स्ट प्लैनेट आता है और सबसे छोटा प्लैनेट भी है मर्क्यूरी। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है और अर्थ के तुलना में वो कितना गुना बड़ा है। तो पार्कर सोलर प्रोब विल यूज मर्क्यूरीज ग्रेविटी। तो क्या मर्क्यूरी का ग्रेविटी यूज करने वाला है ये अपने आपको ऑर्बिट में लाने के लिए? नहीं, ये मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये यूज करेगा
वेनस का, ठीक है, क्योंकि मरकरी बहुत ही पास में है और अगर मरकरी पे है तो कोई भी मेटल हो वो पिघल ही जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। तो आप देख सकते हैं पार्कर सोलर प्रोब का टाइम लाइन्स वगैरह दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए प्रोवाइड करवाता रहता हूँ कि आप इसको टाइम देके पढ़ते रहे, ठीक है। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर था कि आप अगर पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करके बेचेंगे तो वो ज्यादा किफायती रहेगा, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इथेनॉल जलता है नॉर्मली जलने की तरह। तो गवर्नमेंट काफी बार लाया है कि पहले 5% ब्लेंडिंग कर दीजिए, फिर 8% कर दीजिए, फिर 10% कर दीजिए, फिर 20% कर दीजिए, लेकिन कभी भी अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं कर पाता है ठीक से। काफी कम स्टेट्स है इंडिया में जो इथेनॉल अच्छे से ब्लेंड करके बेचते हैं 5% ब्लेंडिंग में, और जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल हो, ये लोग ब्लेंड नहीं करते टोटली, ठीक है। सो इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिला दे तो ये पॉल्यूशन घटाएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। फिर जो सेकंड है, ठीक है, ये बायोफ्यूल के ऊपर है, बायोडीजल। तो जो जाट्रोपा सीड्स होता है, जाट्रोपा सीड्स अगर आपको पता है, आपने अगर देखे होंगे, ये फोटो में देख लीजिए जाट्रोपा सीड्स क्या होता है। ये होता है जाट्रोपा सीड्स, ठीक है। और इसके जो पत्ते हैं इसको लेकर जब हम छोटे थे तो बलून वगैरह बनाया करते थे, तो जाट्रोपा सीड्स ये है। और जाट्रोपा सीड्स कैन बी यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। तो हाँ, अभी ये रिसर्च में ये पता चला है कि जो जाट्रोपा सीड्स है उससे बायोडीजल प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जो दोनों के दोनों है ये करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है 2G इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टार्च। तो जो 2G इथेनॉल है क्या स्टार्च से बनाया जाता है? नहीं, स्टार्च से नहीं होता है, वो इथेनॉल जो सेल्यूलोज से होता है, ठीक है। तो 2G इथेनॉल सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो है ये सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली गलत है। तो इसका जो हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट, ये ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। 1 और 2 आर करेक्ट। इथेनॉल जो है ये नॉर्मल अल्कोहल ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इथेनॉल क्या है, ठीक है। जो शराब हम पीते हैं वही होता है इथेनॉल, ठीक। फिर देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेन 18। तो ये ट्रेन 18 जो इंडिया का इंडिजिनस डेवलप्ड है, तो ये ट्रेन बनाया गया है और इसका जो स्पीड है तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर रहेगा। और जो पुराने ट्रेन जो है शताब्दी चाहे राजधानी एक्सप्रेस हो, इन सारे को ये ट्रेन 18 के इंजन वगैरह ये रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इट वोंट रिक्वायर एन इंजन टू रन एज इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो इसको इंजन नहीं चाहिए ट्रेन 18। तो जो पहला जो है स्टेटमेंट वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए इंजन तभी चाहिए होता है जबकि हम उसको कोयला से या कुछ और चीजों से जनरेट करके चलाते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे तो इंजन चाहिए ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे वो अपने आप ही चल सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इट वोंट रिक्वायर एन इंजन टू रन इट्स बॉडी, तो ये करेक्ट है। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। तो क्या है, जापान की टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है? तो देखिए पहले बता चुका कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, कोई भी कंट्री इसमें हमारा मदद नहीं किया, ठीक है, ना ही जापान ना रशिया कोई भी। तो ये हम खुद ही डेवलप किए ट्रेन 18 बोल के इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 30 का क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए है, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये ट्रेन 18 बनाया कहाँ गया है? ये बनाया गया है पेराम्बूर कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में, ठीक है। तो 2-3 कोच फैक्ट्री का नाम भी आप अच्छे से याद रख लीजिए, कपूरथला हो चाहे पेराम्बूर हो, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ट्रेन 18 का फीचर्स देखिए क्या है, जीपीएस बेस्ड है, इसको लोकेशन आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, वाईफाई इनेबल्ड है, ठीक है। फिर जो ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट, फिर वैक्यूम टॉयलेट्स, फिर काफी सारे फैसिलिटीज इसमें है, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर देखते हैं पर्सन और उनका अचीवमेंट्स। तो बेसिकली ये जो 3 पर्सनालिटी दिया हुआ है ये सारे के सारे पाकिस्तान से है, कृष्णा कोहली हो, सुनीता परमार हो, फिर दर्शन लाल हो। तो जो दर्शन लाल जो है ये पहले हिंदू कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। तो अगर मेरे को एक भी मालूम है तो ऑप्शंस जब रहेंगे तो मैं मैचिंग क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं देता, लेकिन ऑप्शन भी देना चाहिए। तो दर्शन लाल जो है फर्स्ट हिंदू कैबिनेट मिनिस्टर है पाकिस्तान के। फिर सुनीता परमार, अभी न्यूज में हाल ही में सुनीता परमार ही थी, क्योंकि यह जो पहला कम्युनिटी लेडी है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो हिंदू कम्युनिटी से या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू कंटेस्ट द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लड़े हैं ये सुनीता परमार इनका नाम। और कृष्णा कोहली जो है ये है फर्स्ट हिंदू दलित सीनेटर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पड़ोसी देश है, लेकिन हमें इनके बारे में अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
32वां क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो एचआरडी मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। सो एज पर द एचआरडी मिनिस्ट्री रिसेंट अनाउंसमेंट व्हिच एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये काफी बार न्यूज में रहता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कौन से एग्जाम लिए जाएंगे? तो देखिए इसके द्वारा जो लिए जाएंगे, तो पहला जो ऑप्शन है नीट, ठीक है, नीट मेडिकल के लिए होता है, तो ये तो लिया जाएगा। फिर जेई मेन, जेई एडवांस, सीमेट, एनईटी, तो सीमेट जो है, ठीक है, सीमेट भी लिया जाएगा इसके द्वारा। और जो नेट है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये भी लिया जाएगा, ठीक है, जो कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह उनको असाइन करने के लिए। और जो जेई मेन एंड जेई एडवांस, तो देखिए जेई मेन तो ले सकता है लेकिन जेई एडवांस नहीं लेगा, ये डायरेक्टली आईआईटी कंडक्ट करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई हक नहीं है। तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 32 का ऑप्शन ये है। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किट्स एज द पार्ट ऑफ द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो देखिए दो स्कीम चल रहा है, एक तो प्रसाद है और दूसरा जो है प्रसाद स्कीम के अलावा उसका नाम है स्वदेश दर्शन। तो ये दोनों स्कीम के बारे में आपको अगर अच्छे से आइडिया हो तो ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके ले जा सकते हैं, नहीं तो ये अटक जाएंगे। तो देखिए प्रसाद स्कीम जो है इसमें 25 सिटीज कवर होंगे, ठीक है, स्वदेश दर्शन में 15। तो प्रसाद स्कीम का मतलब क्या है? इसमें डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स होंगे, ठीक है। प्रसाद स्कीम का काम ही है कि जो भी पिलग्रिमेज साइट है 25 सिटीज में उनको डेवलप करें, ठीक है। लेकिन जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम कुछ अलग है। इसमें क्या होगा, जो ये जो दिया हुआ है रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किट्स वगैरह, ये सारे उसी के अंडर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला जो हो वो तो गलत है, क्योंकि ये दिया है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम ये नहीं है। प्रसाद का अगर फुल फॉर्म भी मालूम है तो भी काम चल जाएगा, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो देखिए पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तो इससे पता है डायरेक्ट चलता है कि ये जो है ये डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज के लिए ही है। तो ये जो रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किट्स है ये स्वदेश दर्शन के अंडर आता है, प्रसाद स्कीम के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हो गया गलत। फिर देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 15 डेस्टिनेशंस इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ द अंडर द रामायण सर्किट थीम। तो देखिए रामायण सर्किट थीम के अंदर 15 डेस्टिनेशंस को जोड़ने का काम किया जाएगा। तो अब मैंने पहले बताया कि प्रसाद में 25 सिटीज है और इसमें 15 है, ठीक है। तो ये जो 15 सिटीज है आपको इनके नाम किसने नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूपीएससी नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो सारे जो है ये कहीं ना कहीं भगवान राम जी, सीता जी या फिर अयोध्या, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में आपको पता होगा इंडिया और नेपाल के बीच में एक बस सर्विस शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो जो शुरू हुआ है नेपाल के जो जनकपुरी है वहां से इंडिया के अयोध्या तक, ठीक है। तो ऐसे सारे डेवलपमेंट्स वगैरह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं, बोथ प्लास्टिक एंड थर्मोकोल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्या प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ऑब्वियसली है, प्लास्टिक और थर्मोकोल सेम ही है। अगर कोई ये सोचता है कि थर्मोकोल जो है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्लास्टिक हजारों साल रह सकता है तो थर्मोकोल भी हजारों साल ही रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं है। दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दोनों टॉक्सिक है, दोनों ही खराब है, हमें यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक इज रिसाइकलेबल व्हाइल थर्मोकोल इज नॉट रिसाइकलेबल। तो थर्मोकोल को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ये भी बात सही है। तो प्लास्टिक को हम अगर रिसाइकल भी कर सकते हैं तो कुछ फायदा हमको मिल जाएगा, लेकिन थर्मोकोल जो है एक बार यूज होने के बाद हम उसको डायरेक्ट गटर में ही जाना है उसको, और वो ऐसे ही वैसे पड़ा पड़ा रहेगा उधर। तो 34 का जो आंसर है वो बोथ हो जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 2 दिन पहले का न्यूज है, हालांकि मैं ये वीडियो जुलाई सेकंड वीक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन तो अभी जो 2 दिन पहले जो न्यूज आया था, ठीक है, रिसेंटली यूपी ने जो है बैन कर दिया है स्कूल में, ठीक है, थर्मोकोल को बैन कर दिया है पूरा। तो इसके ऊपर देखिए मेंस में आंसर राइटिंग भी आ सकता है, ये प्लास्टिक, थर्मोकोल, ये सब चीजों को लेकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। 35 क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग्स। एन गोपालस्वामी कमेटी रिकमेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। तो क्या ये एन गोपालस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए? हाँ, ये एन गोपालस्वामी कमेटी का रिपोर्ट था। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंडर क्या किया जाएगा, 20 यूनिवर्सिटी को ये टैग दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का, और इसमें से 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट होंगे।
तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी आपको पता है बीट्स पिलानी हो या फिर जियो इंस्टीट्यूट्स हो, ये सारे को मिला है, फिर IIT दिल्ली मुंबई इनको भी मिला हुआ है, ठीक है। तो 6 को अभी हाल ही में मतलब दे दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस का दर्जा, और बाकी 14 को भी दिया जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स provisions for significant distribution of government funds to the selected public and private institutions and giving enhanced autonomy to them। तो देखिए enhanced autonomy तो दिया जाएगा, ये तो बात सही है कि enhanced autonomy दिया जाएगा, लेकिन क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों को सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जो भी फंड आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बस ये लिस्ट में डाला गया है, लेकिन उनको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जो भी पैसे जो आएंगे ग्रांट्स के तौर पे, ये सारे जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ही जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज ट्रू रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018। तो देखिए ये बिल का तो लाइन बाय लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है। ऐसे के ऐसे में ऐसे ही पढ़ा हुआ मिलेगा आपको डायरेक्ट। It provides for stringent punishment including death penalty for the convicted of raping girls below the age of 12 years। Absolutely correct, ठीक है। hand till to death ये जो प्रोविजन है ये दिया गया है इस बिल में अमेंड करके इसको लाया गया है। अगर 12 साल से कम बच्ची का रेप होता है तो डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। फिर द मिनिमम पनिशमेंट इन केस ऑफ रेप ऑफ वुमेन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू 7 years of 7 years to 10 years extendable to life imprisonment। तो देखिए the minimum punishment in case of rape woman has been increased। तो minimum punishment क्या होगा इसमें? rigorous imprisonment 7 साल से इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है, और बैटरी और जो लाइफ टाइम के लिए अगर बंद है तो उसका छूटने का जो 12 साल या 14 साल का लिमिट रहता है उसको अगर एक्सीड कर जाए फिर उसको ये लोग एक्सटेंड करके रख सकते हैं जेल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ रेप ऑफ ए गर्ल अंडर 16 द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 year girl to 20 year girl extendable to imprisonment for arrest। सो ये तीनों के तीनों है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीनों के तीनों जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हाट इज द एम ऑफ नासा's रामा मिशन। तो नासा का जो रामा मिशन है इसका बेसिक एम क्या है? टू कन्वर्ट एंटायर एस्टेरॉइड्स इनटू एनोमस ऑटोनोमस मैकेनिकल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो कोई भी एस्टेरॉइड अगर घूम रहा है, क्योंकि एस्टेरॉइड जो है वो अपने ऑर्बिट पे ही घूमते हैं, तो इसलिए अगर उनमें कोई हम आर्टिफिशियली चेंज करके उसमें कोई मशीन वगैरह लगा के उसको एक जो सैटेलाइट के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज ही है स्पेसक्राफ्ट के तौर पे ले सकते हैं उसको। तो ऐसा जो आइडिया है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसी को नासा का रामा मिशन कहा जाता है। तो ये है एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये जो थर्ड है यही है करेक्ट। रामा का फुल फॉर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूटिंग एस्टेरॉइड्स इनटू मैकेनिकल ऑटोमाटा। तो ऐसा कुछ नजर आपको देखने मिलेंगे। अब देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। ये एस्टेरॉइड है और ये अपने जगह से घूम रहा है और ये सन के चारों साइड में भी घूमेगा, ठीक। 39th क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ दिस हैव नॉट बीन नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया एज माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय द इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इन ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नोटिफाइड गैजेट है, ठीक है, उनके पास जो माइनॉरिटी स्टेटस है, ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक स्टेट्स का नहीं। तो उस स्टेट में से किसका नाम नहीं है, कौन सा स्टेट का नाम नहीं, कौन सा जाति का नाम नहीं है? जैनिज्म ओब्वियसली है, मुस्लिम है, फिर जोरोस्ट्रियंस के बारे में आपको इसके बाद में पता चल जाएगा कि जोरोस्ट्रियंस क्या होता है। तो जोरोस्ट्रियंस जो है पारसी लोग होते हैं, फिर जुडाइज्म जो कि ज्यूज होते हैं। तो इसमें जो है इसको अभी गैजेट नहीं दिया गया माइनॉरिटी स्टेटस का ऑल ओवर इंडिया में ज्यूज को नहीं दिया गया, इसलिए हाल ही में न्यूज में था क्योंकि जो गुजरात है उसने ज्यूज को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। ये अभी चलता रहेगा इलेक्शन तक, ठीक है। तो काफी सारे नाम आने वाले हैं, सबर रखिए। तो जुडाइज्म को इन लोगों ने माइनॉरिटी स्टेटस में नहीं डाले, ठीक है। तो ये है जो तकरीबन 7 नेम है या फिर 6 नेम है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जैसे कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो और जोरोस्ट्रियंस हो, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ईट राइट मूवमेंट। तो इट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में नहीं जाता टोटली। ये है FSSAI के अंदर, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द मूवमेंट एम्स टू कट डाउन सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजप्शन बाय 30% इन 3 years। तो 30% इन 3 years का टारगेट है, ये सही है, ठीक है। तो 40 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। फिर देखते हैं, इट इज बिल्ड ऑन 2 broad pillars ऑफ ईट हेल्दी एंड ईट सेफ। ये ओबियसली इसका स्लोगन भी है, ईट हेल्दी ईट सेफ, ठीक है। और फिर हाल ही में न्यूज में और एक चीज था ट्रांस फैट के ऊपर, तो उस आर्टिकल को अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ट्रांस फैट के ऊपर क्या आर्टिकल था, ठीक है, कैसे ट्रांस फैट घटाया जा सकता है, ये सारी चीजें के ऊपर एक आर्टिकल था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस कमीशंस हैज नॉट बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया। तो देखिए किसको किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब फ्रेम मैंने किया था तब ओबीसी को नहीं मिला हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के अनाउंसमेंट में मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि ओबीसी को मिल जाएगा नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों है, लेकिन माइनॉरिटीज नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटीज के कोई नेशनल कमीशन नहीं है। तो ये बात ये पूछ रहे कि हैड नॉट बी अकॉर्डेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। तो बेसिकली करता क्या है, हायर एजुकेशन जो है IIT हो, IIMs हो, फिर कुछ स्कूल्स वगैरह भी है जैसे KVS हो, नवोदय हो, ये सारी चीजों को फंडिंग करता है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये 100% करेक्ट है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, तो ये करेक्ट है। फिर इट इज रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो ये भी सही है, ठीक। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है हायर एजुकेशन को कौन सा हायर एजुकेशन है, जैसे कि IITs हो, IIMs हो, IITs हो, KVS हो, नवोदय विद्यालय हो, इन सारी चीजों को फंडिंग करता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव। तो काफी सारे बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इनका जो जाने का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जो आते हैं बाहर से इंडिया में पढ़ने के लिए ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है। इट एम्स टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेनली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। ऑब्वियसली ये 2 जगह से ही आ सकते हैं, या फिर अफ्रीका या फिर एशियन कंट्रीज से ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इट इज ऑल्सो एम टू डबलिंग द इंडियाज टीनी शेयर ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी फ्रॉम 1% to 2%। ये भी करेक्ट है, 1% से 2% उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ग्लोबल मोबिलिटी रेशियो जो है स्टूडेंट का। फिर रिसेंटली इंडिया एंड बेल्जियम हैज साइंड एन MOU ट्रीटी टू रिकॉग्नाइज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस म्यूचुअली। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स है, इसमें क्या है, उन्हीं देशों के साथ किया जाता है जिसके साथ अच्छे से सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो बेल्जियम नहीं है ये कंट्री जो है, रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के साथ हमारा ये डील हुआ है, ठीक है। तो जो थर्ड है ये गलत है, तो 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट। फिर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। When bond price increases, bond yield decrease. When bond price decreases, bond yield decrease. When bond price increases, bond yield decrease. When bond price decreases, bond yield increase. तो ये कंफ्यूज मत होइए, इसमें एक चीज अच्छे से याद रखिए कि बॉन्ड प्राइस जो है बॉन्ड यील्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये जो पहले स्टेटमेंट है बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मतलब बॉन्ड यील्ड जो है डिक्रीज करेगा। या फिर लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करेगा, ठीक। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं 45th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस has been developed by the Ministry of Defense। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा कौन है, निर्मला सीतारमण, और होम मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। It will help to protect classified information possessed by the ministers and departments। Obviously इसलिए इसको बनाया गया है कि जो classified information है मिनिस्टर्स की, ये सारी चीजें पब्लिकली अनाउंस ना हो ताकि प्रॉब्लम जूझ रहे।
और कोई भी डाटा ब्रीचिंग वगैरह ना हो, इसलिए ये सब चीजें किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट। 46 क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC इज द नोडल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो 8 क्यों बोला गया है? 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, इसलिए 8 बोला जाता है। द काउंसिल इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए में जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये हेड किया जाता है। तो देखिए पहले ये उनके द्वारा हेड किया जाता था, जो कि इनका नाम है जितेंद्र सिंह, लेकिन अभी ये ट्रांसफर किया गया है और अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मीटिंग को प्रेसिड किया है ये है हमारा जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इसका जो पहला है ये ठीक है, लेकिन दूसरा है ये गलत है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, और इट एनकरेजेस 60 मिनट्स ऑफ प्ले ईच डे इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। तो ये भी सही है कि रोज 60 मिनट का खेलकूद इनको टाइम दिया जाए, ताकि इनका जो डेवलपमेंट है बस ब्रेन की तरह से नहीं, फिजिकली भी अच्छा रहे, तो स्वस्थ रहे, ताकि अच्छे से भारत को निर्माण करने में योगदान दे सकेंगे। तो 47 का जो क्वेश्चन है इसका दोनों के दोनों ही सही है, और इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। फिर देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आपदा मित्र और फ्रेंड्स इन डिजास्टर। तो फ्रेंड्स इन डिजास्टर ये न्यूज में क्यों है? देखिए डिजास्टर तो चल ही रहा है, केरला में फ्लड तो चल रहा है, तो काफी सारी चीजें होता है, नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं और फिर मैनमेड भी रहते हैं। तो ये सारी चीजों में डिजास्टर रिस्पांस टीम काम करता है, तो उनको आपदा मित्र या फिर फ्रेंड्स इन डिजास्टर के बारे में देखते हैं क्या। ठीक है, इट इज लॉन्च्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बनाया गया था। ठीक है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑब्वियसली इट इज, and focusing on training 6,000 community volunteers in disaster response in 30 most flood prone districts in India। तो ये भी सही है कि तकरीबन 6,000 कम्युनिटी वॉलंटियर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे दो, ताकि जब भी डिजास्टर काम में आए तो ये लोग फेस कर सके उसको। फिर द वॉलंटियर्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, रेड क्रॉस, यूथ फ्रॉम कम्युनिटी और स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो किनको इसमें वॉलंटियर पार्टनरशिप मिलेगा? तो जो सिविल डिफेंस, होम गार्ड या रेड क्रॉस, अगर यूथ क्रॉस, ये सारी चीजों में हो तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो डिग्री तो आपको वॉलंटियरशिप मिल सकता है। ठीक है, ये सब तो चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंटार्कटिका ट्रीटी। तो देखिए एक स्पेस ट्रीटी है हमारे, जिससे कि हम स्पेस में मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे। सेम ट्रीटी हमारे सेम टाइप की ट्रीटी हमारे अंटार्कटिका के ऊपर भी है। सारे देश मिलके ये तय कर लिए कि अंटार्कटिका में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिस्पोजल नहीं होगा, या फिर कोई भी टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं होगा अंटार्कटिका के ऊपर कि ये हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसको ऐसे ही सोवरेन रहने दिया जाएगा। तो देखिए इट प्रोहिबिट्स मिलिट्री एक्टिविटी, ऑब्वियसली इट प्रोहिबिट्स। फिर इट प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये भी है। फिर इट प्रोहिबिट्स साइंटिफिक रिसर्च, नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रोहिबिट नहीं करता। फिर इट प्रोहिबिट्स टेरिटोरियल क्लेम्स, ऑब्वियसली कोई भी टेरिटोरियल क्लेम ये नहीं कर सकते कि ये हमारा टेरिटरी है, उसका टेरिटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च चलेगा और बाकी सारे जो ये चीजें हैं ये सब बैंड है। तो अंटार्कटिका में ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में हमने जो हमारा मैत्री जो स्पेस स्टेशन, जो हमारा अंटार्कटिका स्टेशन है, उसको हमने सेटअप कर दी। ठीक है, तो पहला जो अंटार्कटिका में जो हमारा स्टेशन था वो था दक्षिण गंगोत्री, अब हमने मैत्री भी बिठा दिया उधर। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 and 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल बायोगैस एंड मैन्यूर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जो नेशनल बायोगैस एंड मैन्यूर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है? देखिए नेशनल बायोगैस एंड मैन्यूर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज ए सेंट्रली शेप्ड स्कीम, ऑब्वियसली इट इज, दैट विल एम्स टू सेटिंग अप द फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स मेनली फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ऑब्वियसली इससे क्या होगा? तो जो बायोगैस प्लांट से खुद को एनर्जी तो मिलेगा ही, पोल्यूशन कम होगा और काफी सारे इसके फायदे भी है, इलेक्ट्रिसिटी बचत हो पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज इंप्लीमेंटिंग ए नेशनल बायोगैस एंड मैन्यूर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखें। और एक गोवर्धन योजना भी चल रहा है, वो भी इसी तरह का ही है, हरियाणा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, बस अल्टरनेटिव फ्यूल का एक सोर्स बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर 1 and 2 are करेक्ट।